हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 10 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इस भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार लगातार शपथ ली है। और इनको शपथ किसने दिलाई है? हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और कौन कौन से वो पुराने कैबिनेट मंत्री हैं जो दोबारा से यहां पर देखने को मिले हैं: राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह, नितिन गडकरी। ये पहली सरकार में भी यूनियन मिनिस्टर थे और अब जो नई गवर्नमेंट बनी है इसमें भी अब ये यूनियन मिनिस्टर रहेंगे। नरेंद्र मोदी took oath as the prime minister for third consecutive term on Sunday, making him the first non-Congress leader। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद में अगर देखा जाए तो ये दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये एकमात्र पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये सभी को पता ही है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने ये शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई। जब हम बात कर रहे होते हैं 2014 की, आप सभी को पता है एनडीए की सरकार 2014 में आई थी और बीजेपी जो इस एनडीए गठबंधन में मुख्य सरकार रहती है ना। तो जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कब ये ग्रहण की थी शपथ, तो दिन था 26 मई का 2014 में। और उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो नाम आता है प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। और जब हमारे नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। और दूसरी बार इन्होंने कब शपथ ग्रहण की थी? 2019 की बात है ये।
और 2019 में 30 मई 2019 की बात है, 30 मई 2019। और अभी आपको पता है कल ही इन्होंने शपथ ग्रहण की है, और इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और इनको ये शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई गई। और कब की बात है ये? 9 जून 2024, कल ही तो दिलाई थी। शाम को 7:15 बजे का कार्यक्रम रहा, ठीक है ना। और इस कार्यक्रम में कई विदेशी नेता भी आए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक नीति यूज की गई थी जिसे हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति। पड़ोसी प्रथम की नीति। और एक कौन सी है? सागर सागर दृष्टिकोण। तो सागर दृष्टिकोण और पड़ोसी प्रथम की नीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने कुछ विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया था। उनमें से अगर हम देखें तो कुछ वो नेता कौन कौन से आए थे, अगर मैं कुछ देशों के नाम बताऊं आपको, तो इसमें आप कह सकते हैं नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो नाम है पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल प्रचंड। और इनके साथ में और कौन आए हुए थे? नेपाल के प्रधानमंत्री, भूटान के भी प्रधानमंत्री यहां पर आए हुए थे। और भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शोरिंग टोब्गे। नेपाल हुआ, भूटान हुआ, और इसके साथ में बांग्लादेश के भी पीएम। हालांकि बांग्लादेश में तो महिला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी जो आई हुई थी? नाम है उनका शेख हसीना। तो शेख हसीना ने भी शिरकत की। इनके अलावा अगर हम बात करें और कौन से देश हैं? श्रीलंका। श्रीलंका की तरफ से कौन आए हुए थे? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति आए हुए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और कौन कौन आए हुए थे? मालदीव। मालदीव के भी राष्ट्रपति आए हुए थे, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। ये वही हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए एक एजेंडा चलाया था कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो भारत को बाहर कर दूंगा, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाकर ये वहां के राष्ट्रपति बने। अब और बात करें, 2 और 2 4 5 हो गए। और इनके अलावा कौन आए हुए थे? सेशेल्स के उपराष्ट्रपति आए हुए थे। सेशेल्स सेशेल्स के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? अहमद अफीफ। और एक देश का नाम और बच जाता है। 7 देशों के ये नेता यहां पर आए हुए थे। एक देश का नाम आता है मॉरिशस। मॉरिशस बोलते हैं इसको वैसे। मॉरिशस के कौन आए हुए थे यहां पे? प्रधानमंत्री। उनका नाम क्या है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। तो ये जो नेता हैं, इन नेताओं ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। और इन नेताओं को भारत के विदेश मंत्रालय ने किस नीति के तहत बुलाया था? पड़ोसी प्रथम, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि हम उन देशों को बुलाएंगे जो हमारे पड़ोस में है, यानी कि सबसे पहले पड़ोसी की सुनी जाए। और सागर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इनको आमंत्रित किया गया। सभी यहां पर आ भी गए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले
कौन से नेता बन गए हैं, तो आप कहेंगे दूसरे नेता बन गए हैं। पहले नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, आप सभी को पता है। और जब हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं तो ये पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। पहले गैर कांग्रेसी नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है, यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने में इन्होंने हैट्रिक लगा दी है, ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं नरेंद्र मोदी 3.0। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी जो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो इनके लिए एक अलग से आपका सेशन रख दिया जाएगा जिसमें स्पेशली आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बताया जाएगा। अगर इसमें बताएंगे तो आपकी सारी न्यूज कवर नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो पुरानी यानी कि 17वीं लोकसभा थी, उस 17वीं लोकसभा में जो कुछ मंत्री थे जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह, वो अब इस 18वीं लोकसभा में भी क्या है, मंत्रिमंडल में आ चुके हैं। और इनके साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो चुके हैं। अभी आपको पूरी क्लास एक अलग से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे, ठीक है ना। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो आम चुनाव की बात अगर की जाती है तो आप बताइएगा कि पहले आम चुनाव भारत में कब हुए, जल्दी से बताएंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपने लिखा होगा ना 1951-52 तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात है 25 अक्टूबर 1951 की। 25 अक्टूबर 1951 को पहले आम चुनाव जो है वो शुरू हुए थे और ये आम चुनाव 21 फरवरी 1952 तक चले, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, लोकसभा का गठन होना ही था, तो हमारी पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और इस पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ, तो 13 मई 1952 को शुरू हुआ। ये तो बात हुई पहली लोकसभा की। अब जब हम बात कर रहे हैं वर्तमान की यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों की, इन चुनावों के बाद अब कौन सी लोकसभा का गठन हुआ है? 18वीं लोकसभा, ठीक है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, आप ऐसा मानेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको अलग से क्लास में बता देंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एग्री टू अपग्रेड सीपीईसी। आप सभी को पता है सीपीईसी का मतलब क्या है। ये जो सीपीसी है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया, उसी कॉरिडोर को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 2024 में ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और उनके पदभार ग्रहण करने के बाद ये इन दोनों की पहली मुलाकात है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन देयर मीटिंग हैव अफर्म कंसेंसस ऑन द अपग्रेडेशन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपीईसी के अपग्रेडेशन की बात कही गई जब इन्होंने ये मुलाकात की। दूसरे चरण में बहु अरब डॉलर की परियोजना के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने पर इन दोनों की सहमति हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में ये बातें ध्यान में रखनी है। अभी जब आपसे ये पूछा जाए ये सीपीईसी जो है ना किस किस देशों को जोड़ती है, तो ये दो देशों को, पाकिस्तान और चाइना। तो जब हम बात करते हैं यहां पर देखिए पाकिस्तान का ये एरिया है और पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह। तो पाकिस्तान के ग्वाडर कह सकते हैं या फिर ग्वादर कह सकते हैं। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन के कौन से एरिया तक जाती है ये, तो उत्तर पश्चिमी चीन में एक आपको क्षेत्र मिलेगा
झिंजियांग, झिंजियांग उइगुर। तो ये इतना लंबा जो है एक कॉरिडोर है, यहां पर ये रहा ग्वाडर और ये चाहा चाइना का ये क्षेत्र जिसका नाम मैंने यहां पर लिखा है झिंजियांग उइगुर। तो लगभग ये 3000 किलोमीटर का ये नेटवर्क है, 3000 किलोमीटर का। तो ये मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारे भारत ने हमेशा से ही इस सीपीईसी की आलोचना की है, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि एक विवादित हिस्सा है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी क्षेत्र से गुजरती है ये, ठीक है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरती है। ये रहे दोनों ये नेता शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज। तो अब आपको ये बताना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे सीपीईसी कह देते हैं हम, इस सीपीईसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे, जिन्होंने लिखा होगा ना 2015 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात है 20 अप्रैल 2015 की, जब ये सीपीईसी परियोजना की शुरुआत हुई। और ये सीपीईसी किसका हिस्सा है, तो ये बीआरआई का हिस्सा है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। सॉरी। तो ये बीआरआई का हिस्सा है। बीआरआई का मतलब यहां पे क्या होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है ये। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है ये 2013 में लाई गई परियोजना थी। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री जलमार्ग से जोड़ना था। और इसी का हिस्सा है ये सीपीईसी, जो पाकिस्तान के ग्वाडर बंदरगाह से लेकर चीन के झिंजियांग उइगुर तक ये बनाई गई है। 3000 किलोमीटर की ये परियोजना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है ये जो क्षेत्र है यहां से ये गुजरती है। और ये तो आपको पता है ये एक विवादित क्षेत्र है हमारे भारत का। इसी वजह से भारत हमेशा से ही इसकी आलोचना करता रहा है। और अब देखते हैं, जब इसकी ये परियोजना शुरू की गई थी तब भी हमारे पता है कौन सी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। जो सरकार अभी बनने जा रही है उस समय भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। और अभी 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन जैसे ही हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, क्या हम इस पीओ के क्षेत्र को वापस ले पाएंगे, क्या फिर हम इस सीपीईसी को विफल कर सकते हैं क्या। तो चलिए ये एक क्वेश्चन रहता है भविष्य के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडियन नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट। भारतीय नेवी को उनकी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट मिल चुकी है। इससे पहले कोई भी नेवी के पास में महिला हेलीकॉप्टर पायलट नहीं थी। As many as 21 officers received the prestigious Golden Wings at the passing out parade at INS राजाली स्टेशन लास्ट वीक। पिछले ही सप्ताह में 21 अधिकारियों को गोल्डन विंग्स से सम्मानित किया गया पासिंग आउट परेड के दौरान। तो यहां पर हमें ये पॉइंट समझना है, ठीक है ना। अभी हाल ही में जो पहली महिला पायलट बनी है हेलीकॉप्टर पायलट, तो उनका नाम क्या है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव इनका नाम है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडियन नेवी की तरफ से हेलीकॉप्टर उड़ाया करेंगी, पहली महिला होंगी ये हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली। तो जब हम बात करते हैं कौन कौन से, अभी वर्तमान में आप सभी को पता है ना, ये जो गोल्डन विंग्स पुरस्कार दिए गए हैं 21 ऑफिसर्स को, किसके द्वारा दिए गए हैं, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर के द्वारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। और
7 जून को 102वां हेलीकॉप्टर कन्वर्जन ये आयोजित करवाया गया, यानी कि एक परेड आयोजित की गई थी। उसी के दौरान ये सारी की सारी जो है इनामों की श्रृंखला, इनको इनाम दिए गए। उसी में हमें ये एक महिला पायलट भी मिली हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हैं, ठीक है, पहली हेलीकॉप्टर महिला पायलट। अब भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य आप सभी को पता ही है, शन्नो वरुण। ये जो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शन्नो वरुण, किस उपनिषद से लिया गया है आपको ये बताना है। कौन से उपनिषद से लिया गया है जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन, तो आपका बिल्कुल ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है ये। मुंडक उपनिषद के बारे में तो आपको पता ही है, मुंडक उपनिषद से हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारे नेशनल एम्बलम में सारनाथ स्तंभ अभिलेख की प्रतिकृति हमने स्थापित की हुई है, उसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। शन्नो वरुण, शन्नो वरुण का मतलब क्या होता है, वरुण। वरुण जो है वो प्राचीन, अगर हम इतिहास की बात करें तो महासागर के देवता माने गए हैं, ठीक है ना, जल के देवता। तो इसमें कहा गया है कि महासागर के देवता वरुण हम पर रक्षा करें, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर देखें बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में, बृहदारण्यक उपनिषद को सबसे बड़ा उपनिषद माना गया है। और जैसे आपने एक श्लोक सुना होगा, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो है ये कहां से लिया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि हमें तमस अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो। श्वेताश्वर उपनिषद की जब बात की जाती है, इस श्वेत, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, श्वेताश्वर, तो श्वेत प्लस में अश्व, श्वेत का मतलब होता है सफेद, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। इसी श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख हुआ है। सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आप कहेंगे श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो चलिए, यूएस डिस्ट्रॉयज ड्रोन मिसाइल्स इन हाउथी कंट्रोल्ड एरिया ऑफ यमन। यमन का जो एरिया हाउथी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया है, कुछ मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। अमेरिकन फोर्सेस डिस्ट्रॉयड 4 drones and 2 anti-ship ballistic missile in area of यमन कंट्रोल्ड बाय ईरान बैक्ड हाउथी रेबल्स। तो ये जो हाउथी है, हाउथी किसके द्वारा बैक किया जाता है, ईरान के द्वारा। तो ईरान के द्वारा ये समर्थित है। और इस हाउथी के द्वारा जो हिस्सा यमन का इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उसी हिस्से पर अमेरिकी सेना ने ये काम किया है। 4 ड्रोन को गिराया है और 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को गिराया है। हाउथी हैव बीन टारगेटिंग वेसल्स इन द रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन सिंस नवंबर 2023। आपको पता है कुछ समय पहले ये जो हाउथी हैं बड़ी चर्चा में आए थे, न्यूज भी बड़ी बनी थी कि किस प्रकार से ये यहां से जाने वाली जहाजों को टारगेट कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, है ना। और कहा जाता है कि ये जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का ये क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का आपको पता है युद्ध चल रहा है, तो ये फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और इसी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा वहां पर आक्रमण करते रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम उनके समर्थक हैं। और वहां पर सभी ये जो वहां के लोग हैं एकत्रित हुए आपको दिखाई दे रहे हैं यमन में, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जिस यमन की हम बात कर रहे हैं, इस यमन देश की राजधानी कौन सी है। यमन देश की राजधानी का नाम आपको कमेंट में बताना है। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं।
अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं लोम, ये लोम जो है ये किस देश की राजधानी का नाम है? तो ये टोगो देश की राजधानी का नाम है। आकरा, ये आकरा कौन सी देश की राजधानी है? तो आप कहेंगे घाना। घाना का नाम आपने सुना है ना, घाना की राजधानी आकरा है। और तंजानिया का नाम आपने सुना होगा, उस तंजानिया देश की राजधानी का नाम है डोडोमा। तंजानिया, घाना, टोगो। तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं यमन, ये रहा वो यमन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी यमन के कुछ एरिया को कंट्रोल किया हुआ है हूथी में, हूथी समुदाय जो कि ईरान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। तो ये जो यमन है इसके आप दक्षिण में देखेंगे तो यहां पर ये गल्फ ऑफ क्या है, अदन, अदन की खाड़ी है ये। और ये रहा ओमान, ये ओमान की खाड़ी है। यहां पर क्या है, ये रहा रेड सी। तो यहां से जो भी नाव जाती हैं, ठीक है, उन ये उन जहाजों को क्या कर लेते थे, ये लूट लेते थे। और इसी वजह से आपको पता है फिर घूमकर, यानी कि इस अफ्रीका महाद्वीप के बाहर से होकर अगर जहाजों को ले जाया जाए तो महंगा पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब कुछ जो अमेरिका है उस पर क्या है, कार्रवाई कर रहा है। और ये हमारा भारत आपको दिखाई दे ही रहा है इधर सामने, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी इस कक्षा का ये भाग नंबर 1 संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। एडू रोहित 24 आपको सर्च करना है। अगर आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज, यानी कि आज क्या खास है उसी के बारे में हम बातें करेंगे। आज का इतिहास, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो हैं आज के दिन। तो आज विश्व नेत्रदान दिवस है और हर साल ये दिवस 10 जून को मनाया जाता है ताकि नेत्रदान के महत्व को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा सके। नेत्रदान के महत्व को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेत्रदान प्रक्रिया बहुत ही सरल और सहज है। कहा जाता है कि ये नेत्रदान की प्रक्रिया 15-20 मिनट में पूरी हो जाती है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो अगर उसकी मृत्यु के 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसकी आंखें निकाल ली जाएं तो वो आंखें किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो मृत्यु के बाद नेत्रदान करेगा तो फिर क्या है, उसकी आंखें किसी और के शरीर से भी देख सकती हैं उसकी मृत्यु के बाद। तो ये सबसे बड़ा दान माना गया है नेत्रदान। इसी नेत्रदान जैसे सबसे बड़े दान को बढ़ावा देने के लिए देश के तमाम आई बैंक और सामाजिक संस्थाएं इस दिन को विशेष रूप से मनाती हैं। विशेष रूप से पूरे देश भर में जागरूकता फैलाने का ये काम करती हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में भी आपको पता है, वो भी इनसे संबंधित कुछ जो गाइडलाइंस वगैरह हैं वो जारी करते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है इस दिवस को मनाया जाना, ताकि दूसरों की अंधेरी दुनिया को रोशन किया जा सके। और ऐसा करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें, इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है या फिर जिनका जन्म है। तो चलते हैं, आज इनकी क्या है, जयंती है। इनका नाम है बलराज भल्ला। बलराज भल्ला ये एक वीर क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी, इनके पिता भी क्रांतिकारी रहे। इनके पिता का नाम था महात्मा हंसराज, वो भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और इनका जन्म कब हुआ था, 10 जून के दिन 1888 में इनका जन्म हुआ। गुजरांवाला गांव आपने नाम सुना होगा ना, गुजरांवाला। तो गुजरांवाला में इनका जन्म हुआ था पंजाब में।
और इनकी मृत्यु कब हुई? 26 अक्टूबर को हुई थी 1956, आजादी के कुछ सालों के बाद। ठीक है ना? कहा जाता है, चलो इनके बारे में पहले प्रश्न बताओ आप। एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बलराज भल्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? जो सही हैं वो बताना है आपको। बलराज भल्ला के पिता महात्मा हंसराज एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और डीएवी कॉलेज लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य थे। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। और जब देखें दूसरे पॉइंट के बारे में, बलराज भल्ला को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी पाया गया, उनको कारावास की सजा भी हुई, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट देखो, बलराज भल्ला भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के अनुयायी थे। आप कहेंगे तीसरा पॉइंट भी ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा ही पॉइंट ठीक है, यानी कि सारे के सारे ठीक हैं। अगर आपने लिखा होगा उपरोक्त सभी तो आपका ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में ये लाला लाजपत राय के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन अपने अंतिम समय की बात करते हैं, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या से कुछ टाइम पहले, तो ये महात्मा गांधी के प्रशंसक बन गए थे, महात्मा गांधी के रास्ते पर चले। महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। इनको भी ऐसा एहसास हुआ कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है और हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। आराम से, क्या है, जो भी चीजें हैं बड़ी आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार, और एक बार की बात है, इन्होंने एक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंक दिया था, इन पर अभियोग चलाया गया। 1919 में इनको 3 साल की सजा हुई थी। ऐसे थे बलराज भल्ला। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। इनसे संबंधित आज इनकी जयंती है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये चेहरा आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दामोदर मेनन। दामोदर मेनन। दामोदर मेनन के बारे में कहा जाता है कि ये भी एक बढ़िया पत्रकार थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 10 जून 1906 को, केरल में। और इनकी मृत्यु 1 नवंबर 1980 को हुई थी। ठीक है ना? और कहा जाता है कि ये जेल में भी रहे। जेल यात्रा इन्होंने कब से कब तक की थी? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल में गए और 1945 तक ये जेल में रहे थे। अब आप इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। इनका पूरा नाम है के ए दामोदर मेनन। के ए दामोदर मेनन ने प्रसिद्ध मलयालम भाषा में छपने वाले दैनिक समाचार पत्र रिक्त स्थान के संपादक के रूप में जन जागृति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करना है आपको? अगर आपने लिखा होगा यहाँ पे मातृभूमि, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मातृभूमि अखबार आज भी आता है, मलयालम भाषा में छपता है, ये डेली अखबार आता है। और कहाँ पे? मलयालम मूल रूप से केरल में बोली जाती है, तो ये केरल का मुख्य अखबार है। हालांकि इस अखबार की शुरुआत इन्होंने नहीं की, हालांकि उनका नाम भी मेनन था, केशव मेनन नाम था शायद उनका, जिन्होंने इस अखबार की शुरुआत की, वो भी केरल से ही थे, ये भी केरल से हैं। इन्होंने इस अखबार के एक संपादक के रूप में कार्य किया और कई आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से भी ये जुड़े थे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को पूरा करने के बाद जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, उससे भी ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे। ठीक है? और महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों को ये भी भरपूर तवज्जो दिया करते थे। तो जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, केसरी।
जब हम केसरी की बात करते हैं तो ये मराठी भाषा में छपा करता था, मराठी भाषा। और किसने शुरू किया था? तो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था ये मराठी भाषी अखबार केसरी। और एक अखबार आता था द मराठा। ये जो द मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में छपा करता था। ये जो अंग्रेजी भाषा में छपने वाला द मराठा है वो भी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। चलिए जी, अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है। तो चलिए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह, इनकी आज पुण्यतिथि है। और जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्म 5 दिसंबर 1872 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 10 जून 1957 अमृतसर पंजाब में। ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे? इनकी कर्म भूमि क्या रही? ये एक बहुत ही बढ़िया साहित्यकार रहे, एक अच्छे कवि भी रहे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अगर रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक नाम आता है, चलो मैं हिंदी में टाइप करके लिख देता हूं, राणा सूरत सिंह। अगर क्योंकि ये पंजाबी भाषा के साहित्यकार थे, पंजाब में इनका जन्म हुआ, पंजाबी भाषा को इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया, पंजाबी भाषा को एक अच्छा विस्तार दिया। ठीक है? अगर मैं इनकी रचना को पंजाबी में लिखना चाहूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राणा सूरत सिंह। ठीक है ना? तो ये इनकी रचना का नाम था। और अगर लिखें लहरां दे, ठीक है, लहरां दे, इसको अगर पंजाबी में लिखना चाहें जैसे इन्होंने लिखा था, लहरां दे। ठीक है ना? और लहरां दे हार, सच में इसका पूरा नाम रहेगा लहरां दे हार। एक मिनट, ये टाइपिंग गलत हो गई, लहरां दे हार। तो ये कुछ इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, प्रीत वीणा, कंब की कलाई। अब जैसे मैंने कहा, पंजाबी भाषा को इन्होंने एक नया मोड़ दिया, पंजाबी भाषा के लिए इन्होंने एक अच्छा कार्य किया। पंजाबी भाषा की लिपि तो सभी को पता ही है कि गुरुमुखी लिपि होती है। गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है पंजाबी भाषा को। क्या आप ये बता सकते हैं कि पंजाबी की भाषा लिपि गुरुमुखी का आविष्कार किसने किया था? अगर आपने लिखा होगा ना गुरु अंगद देव तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। सी ऑप्शन टिक करना है आपको। ठीक है? ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये सिखों के दूसरे गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, जिन्होंने सिखिज्म की नींव रखी। और फिर इन्होंने अपने शिष्य लहणा जी को क्या बनाया था? गुरु की गद्दी के लिए चुना। लहणा जी ये वही हैं जो गद्दी पर बैठे थे गुरु अंगद देव के नाम से। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ठीक है ना? तो दूसरे गुरु आपको टिप कर देने हैं। गुरु अर्जुन देव जो हैं वो कौन से गुरु थे? तो वो तो पांचवें गुरु थे, है ना, जिन्होंने बाकी पहले वाले चार गुरुओं के प्रवचनों को संकलित किया था एक ग्रंथ के रूप में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपने बखूबी सुना होगा, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो हैं वो एक अच्छे राइटर थे, एक अच्छे लेखक थे। ठीक है? और इनका जन्म 19 मई 1938 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 10 जून 2019 में। ठीक है ना? और जैसे बात करते हैं, महाराष्ट्र में जन्मे थे ये और कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। साहित्य इनका मुख्य कर्म भूमि का क्षेत्र रहा। इसके अलावा सिनेमा भी इन्होंने क्या किया? अच्छे ढंग से एक्सप्लोर भी किया।
अब आप इनके बारे में कुछ बातें बताने का प्रयास करेंगे। गिरीश कर्नाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? गिरीश कर्नाड को वर्ष 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखित रचनाएं ययाति, तुगलक, हयवदन और अंजू मल्लिगे है। क्या ये बात ठीक है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। तो जैसे इनकी शुरुआती दौर के नाटक रचनाओं की बात करें तो उसमें नाम किसका आता है? ययाति। ये जो ययाति है इसकी रचना 1961 के आसपास में हुई थी और तुगलक जो है उसकी रचना 1964 में हुई थी। ऐसे ही नाटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये, ठीक है ना। और तुगलक से कहा जाता है कि इस तुगलक नामक नाटक से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। इनकी कृतियों में लगभग भारत की पुरातन जो परंपरा है उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में आधुनिकता का भी सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कन्नड़ साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया, कन्नड़ साहित्य को इन्होंने एक नया रूप दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल कन्नड़ साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया, बल्कि इसके अलावा हिंदी साहित्य को भी इन्होंने एक अच्छा स्वरूप दिया था। तो दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखो, गिरनाश गिरीश कर्नाड साहित्यकार थे, कहानी लेखक थे, एक नाटककार, एक अभिनेता, फिल्म निर्माता भी थे। तो इनमें काफी क्वालिटी थी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो जिन्होंने उपरोक्त सभी लिखा होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सिनेमा जगत में इन्होंने एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक के रूप में भी एंट्री की। कहा जाता है कि एक फिल्म आई थी 1917 में, कन्नड़ फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था संस्कार। उस संस्कार फिल्म से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले, जिसके बाद गिरीश ने कई फिल्में भी की। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, हिंदी फिल्मों में भी। जैसे मंथन फिल्म थी हिंदी फिल्म, पुकार एक हिंदी फिल्म थी, उसमें भी कार्य किया इन्होंने। छोटे पर्दे पे इन्होंने अनेक कार्यक्रम किए। सुराजनामा आपने नाम सुना होगा, सीरियल था एक। तुगलक एक नाटक था, उसमें भी इन्होंने क्या किया था? कार्य किया। और संगीत नाटक अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे। ऐसा जीवन था गिरीश कर्नाड का। तो चलिए, बहुत बहुत उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये आपकी कक्षा का दूसरा भाग संपन्न हुआ। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा। और यदि आप इस सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप यूट्यूब पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कम्युनिटी बटन पर क्लिक करके देखना तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करेंगे, बताएंगे कि कितने आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का ये भाग नंबर दूसरा पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडू रोहित 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।